हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 ने जो वैकेंसी निकाली है, जिसके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और पिछले वीडियोज को जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसको जाकर पढ़ लीजिए। लास्ट क्लास में हमने जर्नल स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक आया था सब्सिडियरी बुक, जिसको कि अदर्स बुक भी बोलते हैं। उसी को कवर कराने के चक्कर में हमारा क्लास पूरा हो गया था, यानी कि जर्नल को आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने सब्सिडियरी बुक को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी पिछले किसी भी क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा या इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि ड्राइंग को हम लोग कहाँ डालेंगे। शायद एक ही बच्चे का कमेंट आया, एक दो बच्चे का, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका और मेरा दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा होगा। मुझे लगेगा कि नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर नहीं डालता। तो थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाइए, एग्जाम में टाइम अब बहुत कम है। आइए देखते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है हमारा जर्नल। हमने पढ़ लिया कि जर्नल को बड़े ऑर्गेनाइजेशन कब यूज करते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे होते हैं वो कब यूज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो सीधा आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो जर्नल क्या होता है, बोलता है जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने बताया था कि वैसे तो बेसिक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि एक जर्नल होता है और एक पार्ट में मैंने सब्सिडियरी बुक के अंदर 7-8 बताए थे। वो सारे के सारे क्या है, बेसिक बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री हैं। लेकिन मेन जो बेसिक बुक है वो कौन सा है, जर्नल है। ठीक है, आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड। जो मैं बात बोल रहा हूं कि जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये जो लाइन मैंने बोली कि जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल में रिकॉर्ड करते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपके ऑप्शन में 4 रहेंगे, जिसमें कि एक क्रोनोलॉजिकल रहेगा और आपको उस पर टिक लगाना है। ठीक है, ये तो हो गई याद करने के बाद। अब मैं समझाता हूं कि जर्नल एंट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज, क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है डे टू डे बेसिस। क्या, डे टू डे बेसिस मतलब कि क्या, आज अगर हमने कुछ परचेज किया है तो उसको आज ही जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं होगा कि हम 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, आज हमने परचेज किया है तो आज ही हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डे टू डे बेसिस पे। लेकिन जैसे कि जर्नल एंट्री हमने डेली बेसिस पे बना दिया, मतलब कि आज सेल किया तो आज, परचेस किया तो आज, कैश का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ तो आज के आज जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर गया। लेकिन जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उसमें एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, लेजर में एक्चुअली में हम लोग पोस्ट करते हैं। जर्नल में जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन या रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन जब जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन हम लोग पोस्ट करते हैं एनालिटिकल ऑर्डर में। एनालिटिकल ऑर्डर का मतलब पहले जर्नल में सारा एक साथ रिकॉर्ड कर लिए और उसके बाद उसको लेजर में हम लोग डेली बेसिस पे नहीं करके जर्नल से उठाकर एक साथ करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा लेजर में ये सारी बातें। तो आइए फिलहाल जर्नल पे हम लोग फोकस करते हैं। तो मैंने 2 चीजें बता दी कि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और इसमें ट्रांजैक्शन हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल का एक और रूल है, इसमें ट्रांजैक्शन जो हो सेम डे, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन ट्रांजैक्शन का अकरेंस हुआ उसी दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। बोलता है कि मिनिमम 2 अकाउंट आर इन्वॉल्व इन जर्नल एंट्री, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। यानी फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जर्नल एंट्री चाहते हैं कि आपका मजबूत हो जाए, मतलब कि वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में यही होता है, बट यूपीएससी पीएफओ के लिए हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ ही जाए। और एक क्वेश्चन के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नहीं, 2, 4, 5 प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो मैंने रूल बताया है, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग,
वो तो उसका थियरी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, लेकिन जो भी जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने हैं वो आपको मॉडर्न अप्रोच से करने हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा जर्नल का, हमेशा मैं क्या फॉलो करूंगा, मैं फॉलो करूंगा मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ज्यादा सही लग रहा है, उससे आपका आंसर आ रहा है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें। देखिए, क्योंकि आंसर तो दोनों से सेम आना है। देखिए, बोलता है मिनिमम 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्वड इन जर्नल एंट्री। देखिए, वैसे तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जर्नल एंट्री पास किया जाता है। बोलता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि ईच एंड एवरी अकाउंट शुड हैव मिनिमम 2 इफेक्ट। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है तो उसको जब बिजनेस में आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बिजनेस पे 2 इफेक्ट देगा, एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। एक इफेक्ट डेबिट और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट। जनरल एंट्री में ही हम लोग वही करते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि कैपिटल इन्वेस्टेड ₹50,000 इन कैश। ठीक है, एग्जांपल मेरा क्या है, बड़ा ही सिंपल है कि हमने, ओनर ने बिजनेस में 50,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे बिजनेस पे क्या 2 इफेक्ट पड़े हैं। तो आप बोलोगे सर, एक तो हमारे बिजनेस का जो कैपिटल है वो हमारे बिजनेस का बढ़ गया है, और दूसरा आप बोलोगे कि सर, जब ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो जाहिर सी बात है कि 50,000 रुपए लेकर भी आया होगा, तो हमारे बिजनेस में कैपिटल तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके साथ हमारे बिजनेस में कैश बढ़ा है। तो एक और क्या हो गया कि कैश भी हमारे बिजनेस में इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की मैं बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि अगर हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश क्या है, एसेट्स है, और बोलता है जब हमारे बिजनेस में एसेट्स बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। यानी कि जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उसको एक अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, एक और सवाल क्या होता है, छोटी सी बात है कि अगर 2 अकाउंट, इस जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट इफेक्ट हैं, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है, लेकिन कोई कोई ट्रांजैक्शन में 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट अगर हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ये भी आ सकता है आपके एमसीक्यू में। जैसे कि देखिए, हमने 1 लाख रुपया पेमेंट किया कैश, 20,000 रुपया सैलरी के लिए और 80,000 रुपया सपोज दैट रेंट के लिए, ये हमने पेमेंट कर दिया। ये आपका ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप इसको कैसे पास करोगे, आप इसको पास करोगे, सैलरी एक खर्चा है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट एक खर्चा है और खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट, और इसके कारण हमारे बिजनेस से कैश चला गया, यानी कि कैश हमारा कम हो गया, और जब कैश कम होता है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो यानी कि इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, 2 तो डेबिट हुए, 1 क्रेडिट हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जर्नल की कुछ और बातें जानते हैं। मैंने कुछ बातें बता दी जर्नल की कि जर्नल में ऐसे ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंपाउंड एंट्री क्या होता है, और कुछ बातें कि 2 इफेक्ट होते हैं। देखिए, अब और कुछ बातें, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि जर्नल में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे तो देखिए अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है तो आपको 90%, अगर आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे कमांड है तो आप जर्नल में 90% क्लियर है, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी 10% कुछ बातें हैं, कुछ स्पेशल बातें जो जर्नल के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से कि मैंने 2-3 बातें बता दिया है। और अब आगे चलते हैं। देखिए, बोलता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में अगर आपको गुड्स का परचेज या सेल है, देखिए बात को समझिए, एक तो होता है कि गुड्स परचेज फॉर ₹50,000, एक होता है बिल्डिंग परचेज, दोनों है परचेज, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक में हमने एसेट्स परचेज किया है और एक में हमने गुड्स परचेज किया है। जो गुड्स हमने परचेज किया है वो हमने रीसेल पर्पस के लिए किया है, फिर से जो गुड्स हमने परचेज किया है वो हमने फिर से बेचने के लिए किया है। मतलब कि मेरे बिजनेस का मेन काम यानी ट्रेडिंग एक्टिविटी ही क्या है कि गुड्स खरीद कर हम लोग बेचते हैं। तो जब भी हमने गुड्स का खरीद या बिक्री किया है उसके लिए हम लोग गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, जर्नल एंट्री में गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं खोलेंगे। किस नाम से अकाउंट खोलेंगे, तो सीधा हम लोग परचेज अकाउंट, जब गुड्स परचेज करेंगे तो उसके जगह क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, और जब गुड्स सेल करेंगे तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट। लेकिन अगर हमने कोई एसेट्स परचेज किया है या एसेट्स सेल किया है तो उसको हम लोग परचेज और सेल नहीं लिखकर उस एसेट्स का पर्टिकुलर नाम देंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ट्रांजैक्शन आपसे बोल रहा हूं मैं, गुड्स परचेज फॉर ₹50,000। इसका मतलब ये कि इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश में जब हमने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट लिख देंगे। लेकिन फर्नीचर परचेज फॉर ₹50,000 अगर ट्रांजैक्शन है तो उसका एंट्री हम लोग मानेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि उस एसेट्स का नाम क्या है? फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट जब बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर होगा? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फुल फ्लेज कराऊंगा, उसमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इन सारे रूल को आप लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट है, बोलता है इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स। देखिए ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं, बस आपको मैं जो अभी बता रहा हूं वो ट्रांजैक्शन पहचानने का कुछ नियम बता रहा हूं कि अगर ऐसा रहा तो आपको ऐसे करना है, ऐसा रहा तो आपको ऐसे करना है। मतलब कि आपको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, ये तो आपको पता है, बस ट्रांजैक्शन को पहचानने की देर है। जर्नल एंट्री में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत लोग ट्रांजैक्शन को पहचान ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जर्नल के बेसिक में ये सब बातें नहीं बताई जाती है। मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको एक एक बात से वाकिफ करा दूं कि एक ट्रांजैक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखिए, बोलता है कि अगर हमने, देखिए कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, किसका? गुड्स का परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, गुड्स परचेज, और अगर उसमें नेम ऑफ परचेजर एंड नेम ऑफ सेलर नहीं दिया हुआ है तो आपको एक एज्यूम करके चलना है कि ये कैश में ट्रांजैक्शन है, मतलब कि ये उधार में नहीं, नगदी। इसमें क्या है? नगदी में ये ट्रांजैक्शन है। फिर से मैं क्या बता रहा हूं कि इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स में कोई भी परचेज या सेल किया, ऐसे कि गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 हमने किया है, और उसमें अगर परचेजर या सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है तो उसमें आपको क्या एज्यूम करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आपको परचेजर और सेलर का नाम दिया हुआ है लेकिन उसमें कैश भी लिखा हुआ है तो आपको तो यहाँ पे एज्यूम क्या, ये माने के चलना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में बोलता है कि परचेजर और सेलर का नाम गिवन है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कैश में है या क्रेडिट है, तो हमेशा आपको एज्यूम क्या करना है कि ये क्रेडिट है। देखिए मेरे भाई, ये तीन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तीन इंपॉर्टेंट बात, और तीनों पे मैं एक अभी एग्जांपल करवाता हूं। हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। तीन एग्जांपल मैंने लिखा है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या लिखा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। इसमें क्या है कि परचेजर एंड सेलर, यानी कि ये चूंकि सेल का ट्रांजैक्शन है तो इसमें सेलर का नाम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एज्यूम क्या करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब कि इसका जर्नल एंट्री आप लोग कैश समझिएगा, इसको जर्नल एंट्री कैश में, ये ट्रांजैक्शन किसमें हुआ, कैश में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश ₹50,000, मतलब कि ये सेकंड कैटेगरी में फॉल कर गया। इसमें क्या है कि सेलर का नाम तो पता है ही और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कैश में ट्रांजैक्शन है, तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की बात नहीं है, कुछ भी एज्यूम करने की बात नहीं है, ये मान के चलिएगा कि ये ट्रांजैक्शन तो कैश में ही है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल बोलता है गुड्स सोल्ड टू राम 50,000, मतलब कि इसमें सेलर का नाम तो दे दिया, इसमें सेलर का नाम तो गिवन है लेकिन नॉट क्लियर वेदर इन कैश और क्रेडिट, लेकिन ये क्लियर नहीं किया है आपके ट्रांजैक्शन में कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर ऐसा आपको किसी ट्रांजैक्शन में दिखे तो आपको हमेशा एज्यूम करना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ। कुछ बेसिक बातें हमने जर्नल की जान ली है कि ट्रांजैक्शन को कैसे पहचाने, और आपको पहले से ही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो पता ही है। मतलब कि अब हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हैं कि जर्नल की बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आज अभी हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम जिसमें कि 5-6 ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग अभी तक हमने जो भी पढ़ा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड आज की क्लास में जर्नल की बेसिक बातें, उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कर देखते हैं और अपने आप को आप आंकिएगा कि क्या मुझे जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। आइए, सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया, मैं जर्नल एंट्री पास करते टाइम मैं हमेशा क्या फोकस करूंगा, मैं फोकस करूंगा मॉडर्न अप्रोच पर, यानी कि ट्रेडिशनल वाले रूल को मैं अभी भूल गया हूं और आपको जो फॉलो करना है कीजिए, मैं उसमें कोई बाधा नहीं डालता। आपको अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छा लग रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करूंगा। आप कुछ भी फॉलो कीजिए, रिजल्ट यानी आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने यहाँ पे लिख कर रख लिया है ताकि रेफरेंस के लिए आपको मैं बता दूं कि हाँ यहाँ पे इस कारण से मैंने डेबिट किया और इस कारण से मैंने क्रेडिट किया। देखिए,
सबसे पहली चीज कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी मैं यही कवर करा रहा हूं। यानी कि टोटल जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो डेट का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ, और चौथा कॉलम होता है डेबिट का अमाउंट, और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट का अमाउंट। मतलब डेबिट वाले ट्रांजेक्शन का इसमें अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन का इसमें अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं, आपको सब समझ में आएगा, एलएफ क्या होता है, पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, डेट में क्या लिखते हैं, हर चीज समझ में आएगा। अब करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बेसिस में मैं हर चीज को आपको समझाता हूँ। मैं वैसे तो कोशिश कर चुकी, यहाँ पे बोर्ड जो है मेरा छोटा है, यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता क्वेश्चन को, तो मैं कोशिश करूंगा कि एडिट करते टाइम स्क्रीन पे लगा दूं क्वेश्चन, या फिर मैं क्वेश्चन वैसे भी बोल रहा हूँ यहाँ से बोलूंगा तो आप पढ़ लेना, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं स्कैन करके डाल दूंगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ट्रांजेक्शन मैंने क्या बताया, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा 2 ट्रांजेक्शन इसमें अफेक्ट हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या मेरे बिजनेस में इस ट्रांजैक्शन के कारण 2 अफेक्ट क्या हुए हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो यहाँ पे सबसे पहला एक तो हमारे बिजनेस में कैपिटल आया। जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल हुआ, है ना। तो कैपिटल, अब देखिए कैपिटल यहाँ पे कहां पे फॉल किया, कैपिटल का एक अलग है। हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया है, हमारे बिजनेस में कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। यानी कि कैपिटल को पहला ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और जब हमारे बिजनेस में कैपिटल आया है तो राम ने क्या लेकर आया, कैश लेकर आया। तो हमारे बिजनेस में कैश भी बढ़ गया है, तो कैश का एक अकाउंट बनाएंगे और उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। यानी कि जर्नल एंट्री क्या बन गया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब समझिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि डेट के कॉलम में जो भी ट्रांजैक्शन में डेट लिखा रहेगा उसको यहाँ पे आप मान के चलिए कि 1 जनवरी का डेट है, इसलिए यहाँ पे मैं पहला लिख दे रहा हूँ कि 1 जनवरी का डेट है, तो इसलिए एक आपको पूरा डेट लिखना होगा। वैसे तो आपको आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, इन सब की बातों का कोई फायदा नहीं है, आप बस जान लीजिए टोटल 5 कॉलम होते हैं, किसमें क्या होता है। डेट के कॉलम में मैंने डेट डाल दिया। अब पर्टिकुलर में मैंने क्या लिखा कि कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री में एक रूल है कि हम लोग क्रेडिट को कभी क्रेडिट नहीं लिखते, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू। ये क्या है, एक फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का क्या है, फॉर्मेट है। क्या कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम। अच्छा मैंने अमाउंट क्या बताया, 50,000। यानी हमारे बिजनेस में कैश कितना से बढ़ गया है, राम हमारे बिजनेस में 50,000 रुपया कैश लेकर आया, तो 50,000 से कैश बढ़ गया। और हमारे बिजनेस में कैपिटल भी कितना से बढ़ गया, 50,000 कैश लाया तो 50,000 से ही कैपिटल बढ़ेगा, है ना। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। यानी आप बोलोगे कि सर पहला कॉलम क्लियर हो गया, दूसरा कॉलम भी क्लियर है, चौथा भी क्लियर है और पांचवा भी क्लियर है। यानी कि कैश अगर डेबिट है तो डेबिट वाला अमाउंट यहाँ, और कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला अमाउंट यहाँ। अब आप पूछोगे कि ये एलएफ का मतलब क्या होता है, तो पहले तो मैं बता दूं एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, देखिए बात को समझिए, चूंकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री पास कर लिया। अब इस जर्नल एंट्री को आपको पता है कि कहां पोस्ट करेंगे, आप बोलोगे सर इसको हम लोग लेजर में ले जाएंगे। यानी कि लेजर के जिस पन्ना में, जिस पेज नंबर पे, जिस बुक में ले जाएंगे उस बुक का रेफरेंस यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लेजर फोलियो में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ध्यान रखना है लेजर फोलियो भी जर्नल एंट्री का एक पार्ट, फॉर्मेट का पार्ट होता है। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे चूंकि पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, तो इस कॉलम को हम लोग दूसरे पर्पस से इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या मैंने बोला कि कैश अकाउंट डेबिट। अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या था, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब यहाँ पे हमने कैश को डेबिट क्यों किया, तो इस रूल के हिसाब से कैश जो है वो एसेट्स है, और एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन एसेट्स। कैपिटल को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि कैपिटल जब भी बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल को क्रेडिट किया है क्योंकि कैपिटल यहाँ पे बढ़ गया है। अच्छा एक बात और, यहां पे भी हम लोग कुछ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि क्या, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। बोर्ड छोटा इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल ₹50,000। बोलोगे सर ये क्या है, मैंने क्या बोला कि
ये एंट्री तो हमने पास कर दिया, अब उसके नीचे इस ट्रांजेक्शन का एक ब्रीफिंग लिखते हैं कि हमने ऐसा एंट्री क्यों पास किया, उसका एक ब्रीफ नोट्स देते हैं और इसको अकाउंटिंग में टेक्निकल टर्म में इसका नाम हम लोगों ने दिया नरेशन। क्या नाम दिया? नरेशन। ओ मेरे भाई, इसको मैं फिर से VVI देता हूं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो नरेशन क्या होता है, मैंने बहुत चीज, वैसे नोट्स में मैंने हर एक चीज लिख रखा है और मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि कौन सा चीज क्या होता है, कौन सा चीज क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा फॉर्मेट, पहला ही ट्रांजेक्शन से पूरे फॉर्मेट को, और दूसरी चीज नरेशन क्या होता है, लेजर फोलियो क्या होता है। तो आइए अब हम लोग दूसरे ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग दूसरे ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आई रिपीट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यानी कि सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस में दो इफेक्ट आपको सोचना है। मैंने क्या बोला? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यानी कि आप बोलोगे कि सर हमने कैश में परचेज किया है गुड्स 20,000 रुपए का, यानी एक बात तो तय है कि हमारे बिजनेस से कैश जो है वो कम हो गया होगा, यानी हमारे बिजनेस से कैश क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। और जब कैश कम होता है तो देखिए कैश एसेट्स होता है, और जब एसेट्स कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट के हम लोग टू लगा देते हैं और इसके आगे अकाउंट लगा दिए, तो टू कैश अकाउंट। अच्छा, एक इफेक्ट तो देख लिया, एक और इफेक्ट क्या हुआ? एक और इफेक्ट आप बोलोगे सर हमने गुड्स परचेज किया है, और मैंने अभी जस्ट बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके जगह वर्ड यूज करते हैं जर्नल एंट्री में परचेज या सेल, लेकिन एसेट्स परचेज या सेल करते हैं तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या परचेज किया है? गुड्स। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, वहां पे देखिए क्वेश्चन ट्रांजेक्शन क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, यानी कि हमने परचेज किया है, तो परचेज भी एक अकाउंट बन गया। अब बताइए कि ये जो परचेज है वो इन पांचों में से कहां आएगा? आप बोलोगे कि सर परचेज किया है गुड्स, मतलब कि हमने बिजनेस में खर्चा किया है, मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए परचेज किया है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहां आ रहा है? एक्सपेंस यहां आ रहा है। और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? जब बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, मतलब एक तो डेबिट हो गया और दूसरा क्रेडिट हो गया। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। अच्छा, अमाउंट कितना? मैंने बताया अमाउंट तो यहाँ पे है क्वेश्चन में 20,000 का, तो अमाउंट में तो कोई आपको दिक्कत होगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब परचेज, अब इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है आपका, तो मैं हर क्वेश्चन में आदत डलवा रहा हूँ रीजन जानने का, जर्नल एंट्री याद करने का चीज नहीं है, ये लॉजिकल चीज है और इसको आप लोग समझ के करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए परचेज को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे परचेज के कारण हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ गया, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। कैश हमारे बिजनेस का एसेट्स है, और जब परचेज किए तो सामान अंदर लिए तो कैश को हमने बाहर दिया, तो हमारे बिजनेस में कैश क्या हो गया? घट गया। और कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, और जब एसेट्स घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। और नरेशन तो जो मैंने लिखा वो लिख देना, नरेशन आपके लिए कुछ वक्त, नरेशन क्या होता है ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास, या परचेज, क्वेश्चन में क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास। दो इफेक्ट, एक तो परचेज हो गया, एक तो ये 2 जनवरी को ट्रांजेक्शन था, मैं 3 जनवरी को ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, एक तो हो गया परचेज, फिर से हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग एक्सपेंस हुआ, गुड्स किया परचेज, अब सुबह से किया है। अब वो जो मैंने 3 एग्जांपल बताया था कि अगर परचेजर सेलर का नाम दिया हो, नहीं दिया हो, क्या किया हो, क्या नहीं किया हो, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुहास। ठीक है, अब यहाँ पे परचेजर का नाम तो दिया है कि हमने किससे परचेज किया है, नाम दिया है कि हमने किससे परचेज किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है। तो मैंने बताया था, ध्यान से याद कीजिए, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हमेशा इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन माने, यानी कि क्रेडिट मतलब उधार। और यहाँ पे जब हमने परचेज किया है उधार में, तो किसी बंदा को मुझे पैसा देना है, और जब सामने वाला बंदा, ध्यान से, ओ मेरे भाई ध्यान से, जब सामने वाले बंदे को मुझे पैसे देने हैं तो वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है? एक टेक्निकल नाम था और उसका नाम है क्रेडिटर। मैंने 2 चीज बताया था, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर जिस बंदे से पैसे लेना हो, हमारे बिजनेस को जिस बंदे से पैसे लेना हो, वो बंदा मेरे लिए क्या हो गया? वो बंदा मेरे लिए डेटर हो गया। और जिस बंदे को मुझे पैसा देना हो, मैंने सामान उधार में खरीद लिया, मुझे उसको पैसा देना है, चुकाना है, तो वो मेरे लिए हो गया क्रेडिटर। और क्रेडिटर, मैंने क्या बोला? दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन हो इन्हीं 5 में से आएगा। अब आपको बताना है कि क्रेडिटर कहां आएगा। अब आप बोलोगे कि सर
हमें किसी को पैसे देना है, यानी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस। आपने बताया था कि लायबिलिटी होता है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है यानी कि क्रेडिटर हमारे लिए खड़ा हो गया, मतलब हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गया। जैसे ही उधार में सामान खरीदा, हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ गया, और आप बोलोगे कि सर वो क्रेडिट होता है, यानी कि टू क्रेडिट होगा तो टू। अब किसको करेंगे क्रेडिट? तो क्रेडिटर को। अगर क्रेडिटर का नाम सुभाष है तो उसको सुभाष अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ा इसलिए हम लोग क्रेडिट किए हैं। और अमाउंट है यहाँ पे 12,000, तो हम लोग यहाँ पे 12,000 का अमाउंट लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से, हमने 6,000 रुपए का परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 6,000। क्वेश्चन क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 6,000। तो जर्नल एंट्री क्या है? एक तो हमने परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे हमने गुड्स परचेज नहीं किया, हमने एसेट्स परचेज किया। और मैंने बताया था कि जब एसेट्स परचेज करोगे तो उस एसेट्स का नाम आना चाहिए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि दो अफेक्ट क्या हुआ हमारे बिजनेस में, एक तो फर्नीचर आ गया, और जब फर्नीचर आया तो मेरे बिजनेस से एक चीज गया भी, और वो गया कैश। तो एक तरफ फर्नीचर क्या है? एसेट्स, एसेट्स यहाँ पे बढ़ गया हमारे बिजनेस में, तो इस कारण से इंक्रीज इन एसेट्स के कारण इसको डेबिट किए। और एक और एसेट्स जो कि कैश था हमारे बिजनेस से चला गया, तो इसको डिक्रीज इन एसेट्स के कारण इसको क्रेडिट किए। और अमाउंट है यहाँ पे 6,000, तो यहाँ भी 6,000 और यहाँ भी 6,000। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड कैश टू सुभाष रुपीज 8,000। क्वेश्चन क्या है? पेड कैश टू सुभाष रुपीज 8,000, यानी कि जो सुभाष जिसे मुझे पैसे देने थे, जिसने मुझे पैसे देने थे, मैंने सुभाष को पैसे देने थे, वो क्रेडिटर था। अब उसको मैंने 12,000 मुझे देने थे, मैंने उसमें से 8,000 रुपए पेमेंट कर दिया। मैंने 8,000 रुपए पेमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने पेमेंट किया तो मेरे बिजनेस से कैश क्या हो गया? मेरे बिजनेस से कैश चला गया। यानी कि जैसे ही मेरे बिजनेस से कैश गया, और कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, और एसेट्स जब चला गया तो हम लोग, एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे 2 कर देंगे और रीजन में देंगे डिक्रीज इन एसेट्स। लेकिन एक और इफेक्ट क्या हुआ? सुभाष नाम का बंदा था, वो मेरे लिए लायबिलिटी था, कर्ज था, और वो कर्ज जैसे ही मैंने उसको पैसा दिया, मेरे बिजनेस का कर्ज क्या हो गया? कम हो गया। और जब कर्ज यानी कि लायबिलिटी, क्रेडिटर घटता है यानी लायबिलिटी घटता है, तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सुभाष नाम को हम लोग सुभाष अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इसका रीजन देंगे कि हमारे बिजनेस का लायबिलिटी जो है वो घट गया है, और अमाउंट है 8,000, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 8,000। अच्छा, तो अब जैसे कि एक और अगर मैं यहीं पे ले लूं कि पेड रेंट रुपीज 50,000, पेड रेंट रुपीज 5,000। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांजेक्शन क्या है कि पेड रेंट रुपीज 5,000। अब देखिए, यह क्वेश्चन में वैसे एक्चुअल एग्जांपल है, पेड रेंट रुपीज 400। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं सारे ट्रांजेक्शन को नहीं लूंगा। पेड रेंट रुपीज 400। तो दो अफेक्ट क्या हुआ? एक तो आप बोलोगे कि सर रेंट पेमेंट करते ही रेंट नाम का खर्चा हमारे बिजनेस में बढ़ गया, और जब खर्चा हमने पेमेंट किया है तो जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस से कैश गया होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ने के कारण, एक्सपेंस जब बढ़ता है, रेंट का एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से चला गया, एसेट जब घटता है तो उसको हम लोग डिक्रीज इन एसेट्स, उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे अमाउंट अगर 400 है तो 400। मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया? मैंने बताया कि जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में क्या बताया? जर्नल एंट्री में बताया, एक तो फॉर्मेट बताया, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सहारे मैंने आपको बताया कि क्या होता है। दोस्तों, चूंकि मैं और एग्जांपल, मेरा मन था कि मैं आपको और एग्जांपल करवाऊं, लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, और ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर से ऊपर चला गया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में करूं, लेकिन शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है। अगर मैंने इसको अलग कर दिया तो दिक्कत हो सकता है। बट फिर भी मैंने कुछ जर्नल के आज के वीडियो में स्पेशल रूल बताए, और उसके फॉर्मेट के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मैंने आपको डिटेल में एज पर मॉडर्न अप्रोच जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो मैंने बताया। बट फिर भी मैं बार बार जैसा कि बोलता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा हो, अगर उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो, तो प्लीज मुझे बताइए। मैं फिर से नया वीडियो लाकर आपको
उन सारे डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं जर्नल पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिकल अच्छे से कराऊंगा। बट हाँ, अभी भी जर्नल बाकी है, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।